राजस्थान के एक लड़के की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में लड़का कह रहा है कि राहुल गांधी के घर में घुसकर राहुल गांधी को गोली मारेगा। 25 और सांसद हैं जिनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ करने की धमकी दे रहा है। लड़का कह रहा है कि किरण रिजिजू ने जो बताया कि 25 सांसद ओम बिरला के चैम्बर में गए और वहां उन्होंने गाली गलौज की, इससे वो क्षुब्ध है, आक्रोशित है और उसको लगता है कि ये 25 सांसद राहुल गांधी के इशारे पर गाली गलौज करने गए, इस कारण से वो राहुल गांधी को गोली मारना चाहता है। तो साहब ये वीडियो है। वीडियो में लड़का बता रहा है कि वो करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता है। हालांकि करणी सेना का कहना है कि करणी सेना से इस लड़के का कोई संबंध है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी वो अपने आप को बता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कहना है कि कोई भी स्पीकर के साथ अगर तस्वीर खिंचा लेता है तो क्या वो हमारा नेता बन जाएगा। शाजिया इल्मी साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, उस बयान के बारे में भी बातचीत होगी। तो मसला यह है कि एक लड़का धमकी दे रहा है 25 सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की, राहुल गांधी को गोली मारने की। वो लड़का अपने आप को करणी सेना का मेंबर बताता है, बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है, लेकिन बीजेपी और करणी सेना इससे इनकार कर देती है। आप इनकार कर सकते हैं लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो तस्वीरें क्या बोल रही हैं वो आपको बताएंगे, साथ में कुछ और तस्वीरों की भी जिक्र करेंगे। तस्वीर होगी मोदी की सैम ऑल्टमैन के साथ एआई समिट के मंच से। एक तस्वीर है जिसमें मोदी साहब तमाम डिग्निटरीज के साथ हैं, हाथों में हाथ है और हाथ को उठाया गया है जैसे चुनावी मंचों पर उठाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। इस तरह से हाथ उठाते हुए हमने कई तस्वीरें देखी, जिसके बाद कहा जाता है कि ये देखिए विदेशों में कैसा डंका बज रहा है, फॉरेन रिलेशंस कितनी मजबूत हैं। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हम आपको बता रहे हैं। तो तस्वीर क्या सच्चाई बता रही है वो भी द पॉलिटिक्स शो में आपको बताएंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं ये शो और शुरुआत राज आमेरा साहब जो हैं, लड़का जो है उसके वीडियो से। तो राज आमेरा की ये वीडियो जो स्क्रीन में साइड में आपको दिख रही है चलती हुई, इस वीडियो में राज आमेरा कहता है कि भाई 25 सांसद ओम बिरला जी के चैम्बर में घुसे, उन्होंने गाली गलौज की, इससे वो आक्रोशित हैं। वो 25 सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे। राहुल गांधी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है ऐसा उसे लगता है, इसलिए राहुल गांधी के घर में घुसकर राहुल गांधी को गोली मारेगा। यह बात उसने कही है। जिम्मेदारी किसकी होगी यह भी उसने बताई है। उसने कहा है कि जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो प्रशासन की जिम्मेदारी कैसे होगी भाई? वो कह रहा है कि इन 25 सांसदों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये जो लड़का है राजा मेरा, ये गोली मार देगा राहुल गांधी को और तोड़फोड़ कर देगा 25 सांसदों के घरों में। हालांकि राजा मेरा को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। करणी सेना और बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि हमारे साथ कोई संबंध इसका है नहीं। हम तस्वीरों की बात कर रहे थे, कुछ तस्वीरें अब आप देखिए। ये ओम बिरला हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकसभा के स्पीकर साहब भी ये हैं। इनके साथ ये लड़का दिख रहा है और तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबी तो है, नज़दीकी तो दिखती है कि कोई भी आम लड़का आपके हमारे घर का वो किसी सांसद, विधायक, मंत्री के साथ, लोकसभा के स्पीकर के साथ इस तरह की तस्वीर नहीं खिंचवा सकता, इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ सकता। अब ये देखिए वीडियो, ये लड़का सड़क पर खड़ा है, ओम बिरला की गाड़ी आ रही है, गाड़ी रुक रही है, वो लड़का ओम बिरला के साथ कुछ संवाद कर रहा है और संवाद करते हुए ओम बिरला को माला दे रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। तो ये भी कोई आम लड़का नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसकी पहुंच उस व्यक्ति तक हो। अब क्या बात आती है कि चलिए नेतागिरी का मामला ऐसा है, बहुत सारे लोग युवा नेता होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं उनकी नेता बनने की, और इस क्रम में कई लोगों के साथ जान पहचान होती है, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो करीब भी आ जाता है, ठीक बात है। ओम बिरला साहब ने तो धमकी नहीं दी कि ओम बिरला साहब को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन क्या फर्ज नहीं बनता ओम बिरला साहब का कि एक बार उस लड़के के खिलाफ कुछ बोलें, इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ कुछ बोलें, क्योंकि मामला तो सीधे उनके चैम्बर से जुड़ा हुआ है। लड़का गोली मारने की बात या 25 सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की बात कर किस आधार पर क्यों रहा है? वो कहता है कि किरण रिजिजू ने बताया कि जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके चैम्बर में 25 सांसद घुसे और उन्होंने गाली गलौज की। अब 25 सांसद घुसे तो थे, ये बात बिल्कुल सच है, 11 फरवरी को घुसे थे 25 सांसद। अब दोनों लोगों का, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग माने तो दोनों पक्षों का अलग अलग मत है। किरण रिजिजू ने एक इल्लीगल वीडियो क्लिप कह के एक वीडियो अपलोड की उस दिन की घटना की। उनका कहना कि ये देखिए गाली गलौज हो रही, हमें इस वीडियो क्लिप में कहीं कोई गाली नहीं सुनाई दी।
किरण रिजिजू का कहना है कि गाली गलौज कर रहे थे, ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान है। ओम बिरला वैसे भी अपने मुस्कान के लिए जाने जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। दूसरा पक्ष किसका है? प्रियंका गांधी का, जो उस दिन उस चैम्बर में मौजूद थी। किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो उकसा रही थी इन 25 सांसदों को कि गाली गलौज करो, हिंसात्मक हो जाओ। प्रियंका गांधी का यह कहना है कि भाई कोई गाली गलौज नहीं हुई, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। 2-3 लोग थे जो ज्यादा एजिटेटेड थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अब आइए मूल पर, नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे थे भाई, चैम्बर में घुसने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो साहब, सदन के अंदर विपक्ष का नेता भाषण दे रहा था, वो बोलना चाह रहा था, एमएम नरवणे की किताब का एक अंश पढ़ना चाह रहा था। द कैरवान मैगजीन ने उस अंश को पहले से छाप रखा है, लेकिन जो स्पीकर साहब थे ओम बिरला, उन्होंने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा अप्रमाणिक और अप्रकाशित किताब का कोई अंश आप नहीं पढ़ सकते। द कैरवान एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, जब उसमें एक अंश छप सकता है तो क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? नेहरू के खिलाफ जब आपको झूठी चीजें, झूठी खबरें फैलानी होती हैं तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी किताबें आ जाती है जिसे पढ़ लिया जाता है, कौन कौन सी मैगजीन को पढ़ने देने की इजाजत आप दे देते हैं। तो राहुल गांधी को इजाजत क्यों नहीं दी गई? अब फिर से थोड़ा सा पीछे आइए। राहुल गांधी जिस किताब का अंश पढ़ना चाह रहे थे, वो किताब कौन सी थी, वो अंश क्या था? तो साहब, किताब थी एमएम नरवणे की, जो एक्स आर्मी चीफ है। और जिस अंश को राहुल पढ़ना चाह रहे थे, उस अंश के हिसाब से एमएम नरवणे चाइनीज जो ट्रूप था वो एग्रेशन कर रहा था। और नरवणे साहब, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की, फोन किया उनको, प्रधानमंत्री को फोन किया, उनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। और लगभग 2.5-3 घंटे तक जब वो फोन मिलाते रहे तो अंत में राजनाथ सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है और मोदी ने कहा है जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब एक डिसाइसिव समय था, जिस डिसाइसिव समय पर डिसीजन नहीं ले सकी सरकार। यह बात सदन के पटल पर अगर लीडर ऑपोजिशन रखना चाह रहे हैं तो इस बात में स्पीकर को कैसी आपत्ति? आप माइक बंद कर देते हैं, आप बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। पक्षपात का जो आरोप है वो ओम बिरला साहब के ऊपर खूब लगता है। एक दिन में 143 से ज्यादा सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया, 19 से 24 का जो आपका कार्यकाल था उस दौरान। तो अपने ऊपर जो पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये पक्षपात के आरोप ओम बिरला के ऊपर नहीं है, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर हैं। व्यक्ति की अपनी मर्यादा हो ना हो, अपनी गरिमा हो ना हो, कुर्सी की अपनी गरिमा, कुर्सी की अपनी मर्यादा तो होती है। क्या ओम बिरला साहब लगातार स्पीकर पद की उस मर्यादा का, उस गरिमा का खंडन नहीं करते दिखते? क्या रोकता है लीडर ऑपोजिशन को बोलने से? क्यों रोका जाता है? नियमों का हवाला आप दे देते हैं, लेकिन वो नियम केवल राहुल गांधी पर या विपक्ष के नेता पर ही लागू होते हैं। पक्ष के लोग जिस मर्जी किताब का, जिस मर्जी मैगजीन का और झूठे झूठे कोट्स का उदाहरण देते रहें और आपके लिए वो सब मान्य है, लेकिन विपक्ष की आवाज को आप दबाते हैं। मसला तो यह हो गया कि इस पूरे लोकतंत्र में अगर बोलने की इजाजत किसी को नहीं है तो विपक्ष को नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, लोकतंत्र में नागरिक जो है वो सतत विपक्ष होता है। मीडिया का तो काम ही विपक्ष का होता है। तो मीडिया किस तरीके से चुप बैठी हुई है, लोग किस तरीके से चुप बैठा दिए गए हैं, वो हम सब देख रहे हैं। और क्यों बिठाए गए हैं लोग, कैसे बिठाए गए हैं? डर के कारण। प्रेस वाला कोई कुछ बोलता है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है उनके खिलाफ। तो ये सब चीजें तो हो ही रही है ना। एक छात्र नेता थे उमर खालिद, भाई संवैधानिक वैल्यूज को लेकर एक भाषण देते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है कि दंगे के साजिश करता है। वो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जेल में कैद हैं। ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। अगर वो आरोपी है, अगर वो दोषी है, आरोपी तो है ही, अगर वो दोषी है तो ट्रायल करिए और सजा दीजिए। इतनी सख्त सजा दीजिए कि बिल्कुल सबक मिल जाए लोगों को कि आप दंगे नहीं भड़का सकते। संविधान आपको दंगे भड़काने की इजाजत तो नहीं देता है, लेकिन दंगा संविधान जो है वो आलोचना की इजाजत तो देता है। उस आलोचना की इजाजत को आप खत्म कर देंगे। सवाल पूछने की इजाजत तो देता है, सवाल पूछने की उस इजाजत को आप खत्म कर देंगे। तो साहब, चैम्बर में 20-25 सांसद जो हैं वो गए थे और गाली गलौज तो नहीं हुई। किरण रिजिजू के हिसाब से गाली गलौज हुई। एक वीडियो क्लिप है, लेकिन उसमें गाली गलौज सुनाई नहीं दे रही है। अगर किरण रिजिजू के पक्ष को माना जा रहा है तो प्रियंका गांधी के पक्ष को भी माना जाए।
वो कह रही हैं कि कोई गाली गलौज नहीं हुई। बहरहाल अब मैं इसके इम्पैक्ट पर आ रहा हूं और उस लड़के की वीडियो पर जहां से मैंने बात शुरू की थी। इम्पैक्ट क्या होता है? किरण रिजिजू जैसा व्यक्ति जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो जब ये कहते हैं कि ओम बिरला के साथ गाली गलौज हुई और मामला बड़ा जो है एजिटेटेड था, इससे पहले ओम बिरला कह देते हैं कि मुझे ऐसी भनक थी कि जो महिला सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकती हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोक दिया। जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो लोगों के मन में एक संदेश जाता है, और जो लोग आपके समर्थक है, जो आपके कार्यकर्ता है, उन्हें लगता है भाई ये हमारे बंदे के साथ गलत कर रहा है तो हम इसके साथ गलत कर देंगे। और ये जो वायरल वीडियो में लड़का बोल रहा है वो वही इंपैक्ट दिखता है। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल ठीक कदम है। हिंसा करने की, किसी की जान ले लेने की, धमकी देने की आपको कोई इजाजत नहीं है। गिरफ्तार किया गया और यह अच्छा कदम है, प्रशासन ने ठीक किया, पुलिस ने ठीक किया। लेकिन सवाल यह नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल यह है इशारा कहां से मिलता है, वो लड़का तैयार कहां से हो रहा है, उसके मन में इतनी नफरत आ कहां से पा रही है, या उसके मन में सेंस ऑफ एम्पावरमेंट कहां से आ रही है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गोली मार देने की बात कर सकता है। कोई तो होगा उसका माई बाप। और जैसा कि हमने बताया, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ओम बिरला के साथ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे नजदीकी सिद्ध होती है। तो तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है, इशारा कहां से मिल रहा होगा? आप सोचिए, आप बताइए। हम किसी निष्कर्ष पर ना तो आपको ढकेल रहे हैं ना आपको पहुंचा रहे हैं। अब इसी पूरे क्रम में एक और बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा टारगेटेड कैंपेन जो है, या टारगेटेड अभियान जो है, क्यों चलता रहता है? राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन आप साबित करने की पूरी कोशिश कर चुके, राहुल गांधी को पप्पू बताने की आप पूरी कोशिश कर चुके, और कई रिपोर्ट्स हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए इस कैंपेन में खर्च हुआ कि किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाए। हर चुनाव के बाद जिसमें कांग्रेस हारती है, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो राहुल गांधी तो भाई आपके हिसाब से एक नाकाबिल राजनेता है ना, आपको किसी तरह की चुनौती वो दे नहीं सकते। फिर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार कॉर्पोरेट लूट जो है उसको उजागर करते रहते हैं? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी उन मुद्दों को छोड़ते ही नहीं हैं जिसमें वो पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट का जो क्रोनी एक गठजोड़ है, उस गठजोड़ को उजागर करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अडानी पर सवाल करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी एप्स्टीन पर सवाल कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, बॉर्डर तनाव हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक नया नैरेटिव दिया पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, कास्ट सेंसस का, जिसको अंत में आपको मानना पड़ा? राहुल गांधी इस पूरे भारत में घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं वो। इसके बाद लोगों से एक जुड़ाव उनका दिखता है। उनकी छवि जो एक मैलिशियस कैंपेन के साथ ड्रॉ की गई थी, वो छवि टूटती हुई दिखती है। तो वो चुनाव हार रहे हों या जीत रहे हों, इससे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। शायद इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इंपैक्ट कर रहे हैं, और मुद्दे जो वो उठा रहे हैं वो फाइनली मुद्दे दिख रहे हैं रक्स करते हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। तो जो आपके मुद्दे हैं, दरअसल वो मुद्दे कहीं गौण रह जाते हैं। तो क्या मुद्दों की लड़ाई में राहुल गांधी आपसे आगे हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दूसरी तस्वीरों की तरफ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अब ये तस्वीर देखिए, सैम ऑल्टमैन, नरेंद्र मोदी, इसमें सुंदर पिचई भी हैं, बाकी बड़े लोग भी हैं जो AI समिट में शिरकत करने आए। नरेंद्र मोदी स्टेज पर चढ़ते हैं, तमाम डिग्निटरीज के हाथ हाथों में हैं, और हाथ को एकदम से उठा दिया जाता है। वो जैसे रेसलिंग के मैचेस में नहीं होता, मैच खत्म होने के बाद रेफरी जो है वो दोनों पक्ष को, मतलब विजेता और जो लूजर है, उन दोनों को पकड़ता है और विजेता का हाथ उठा दिया जाता है। यहाँ क्योंकि चुनावी सभाओं में भी आपके अपनी ही पार्टी के सब नेता हैं, तो सबको विजेता माना जाता है, तो सबका हाथ उठाया जाता है। बिल्कुल उसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी ने हाथ उठाया। हो सकता है ये आपका स्वाभाविक जेस्चर हो, लेकिन हर स्टेज पर हर किसी व्यक्ति के लिए वो नेचुरल नहीं होता है। और जब आप कोई इंटरनेशनल आयोजन करते हैं तो उसमें जो कोड होता है आपका, या जो आपका व्यवहार होता है, या जो आपका जेस्चर होता है, वो उस मंच को देखकर परिभाषित किया जाना चाहिए और उसको
फिक्स करना चाहिए कि हम यहां पर किस तरीके से पेश आएंगे। साफ दिख रहा है कि सैम ऑल्टमैन का हाथ पकड़कर जब उठाया दिया गया तो उनके चेहरे पर डिस्कम्फर्ट था। ही वॉज नॉट नेचुरल। सो आपका नेचुरल जेस्चर जरूर हो सकता है, लेकिन वो सैम ऑल्टमैन का नेचुरल जेस्चर नहीं था। और बाद में एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उठा दिया। आई वॉज नॉट श्योर वट आई वॉज सपोज टू डू। ये सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं और आसपास जितने लोग मौजूद हैं वो सब हंसने लगे। ऐसे डंका बजेगा विदेश में? क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री के एक जेस्चर पे एक जो अतिथि है जो आया है वो हंस रहा है, मखौल उड़ रहा है। इसे विदेशों में डंका बजा दिया जाना बता दिया जाएगा, लेकिन डंका तो नहीं बज रहा है ना, हंसी उड़ रही है। ये तो फैक्ट है। अब तस्वीरें और वीडियो तो झूठ नहीं बोल रही हैं ये। और अगर ये एआई से ली गई तस्वीर या वीडियो है तो आप साफ कर दीजिए भाई का एआई से है। तस्वीरें झूठ बोलती नहीं है। पुरानी वीडियो जो आपकी है वो भी रक्स करने लगी। मार्क जुकरबर्ग आए हुए थे और नरेंद्र मोदी उनको खींच रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो फ्रेम में आ जाएं, तस्वीर ना बिगड़े, उनका बैक ना आए, उनका फ्रंट आए और नरेंद्र मोदी भी पूरे दिख पाए। सो क्या सब कुछ केवल कैमरा एंगल को ध्यान में रखकर किया जाएगा? और कैमरा एंगल को ध्यान में रखकर दिए गए पोजेस से हमारी विदेश नीतियां, विदेशों में हमारा स्टैंड, विदेशों में हमारे बजने वाले डंके को परिभाषित किया जाएगा? क्या ये ठीक है? और क्या इसे ठीक मान लेना ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरों को दिखाकर गोदी मीडिया के द्वारा यह फैलाया गया कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन जब एआई समिट के इस मंच पर नरेंद्र मोदी डिग्निटरीज के साथ हाथों में हाथ डालकर उनके हाथों को उठाते हैं, उसी वक्त आसपास डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बयान देते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था तो मैंने फोन किया कि भैया तुम दोनों आपस में सुलझा लो वरना 200% टैरिफ लगा दूंगा। यह तो हमारी विदेश नीति है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ है यूएस ट्रेड डील के बारे में काफी लंबी वीडियोस एक्सप्लेनर्स हमने किए हैं जो आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। तो जो विदेश नीतियां हैं आपकी या विदेशी देशों के साथ आपके जो संबंध हैं वो केवल फोटो ऑप्स नहीं होते और कुछ फोटोज से परिभाषित नहीं होते। फोटोज से मामला बिगड़ जरूर सकता है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक जेस्चर जिसका मखौल उड़ाया गया। तो जेस्चर को कंट्रोल कर सकते थे आप। और अंत में एक और तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाता हूं। यह तस्वीर एलिजिडली यूथ कांग्रेस के ये लड़के हैं, लीडर्स हैं, जो प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये कह रहे हैं एआई समिट के अंदर। भाई कोई और भी जगह हो सकती थी क्या? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें बताएं।